हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में कंपोजिशन सीरीज से रिलेटेड हम एक और थ्योरम करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और थ्योरम का नाम है जॉर्डन होल्डर्स थ्योरम। तो इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम इस थ्योरम का स्टेटमेंट पहले एक बार देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का कि लेट G be a finite group, G be a finite group and it has two composition series। सपोज G हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है और इसकी दो कंपोजिशन सीरीज हैं G equal to H0, H1, H2 up to HR which is identity group, and the second is G equal to K0, K1, K2 up to Ks which is again a identity group. Then R equal to S। इसका क्या मीन्स है कि अगर G फाइनाइट ग्रुप है और इसकी दो कंपोजिशन सीरीज़ हैं तो उन कंपोजिशन सीरीज़ में जितने एलिमेंट्स होंगे, यहाँ मैं एलिमेंट्स की जो बात कर रही हूँ वो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं। तो सीरीज़ में दोनों सीरीज़ में जितने भी अगर एक सीरीज़ में 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसकी बाकी सीरीज़ में भी उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, मतलब चेन में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। एंड इसी के साथ साथ एंड द सीक्वेंस ऑफ फैक्टर ग्रुप्स G upon H1, H1 upon H2 up to HR minus 1 upon HR and G upon K1, K1 upon K2, K2 upon K3 up to Ks minus 1 upon Ks are isomorphic। तो जितनी भी कॉरस्पॉन्डिंग हमने फैक्टर ग्रुप्स बनेंगे दोनों सीरीज से, फर्स्ट कंपोजिशन सीरीज से हमारे पास फैक्टर ग्रुप ये बनेंगे और सेकंड कंपोजिशन सीरीज से फैक्टर ग्रुप्स ये बनेंगे, तो दोनों के दोनों की जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो आइसोमॉर्फिक होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब G अपॉन H1 इज आइसोमॉर्फिक टू G अपॉन K1, H1 अपॉन H2 इज आइसोमॉर्फिक टू K1 अपॉन K2 एंड H2 upon H3 is isomorphic to K2 upon K3 and so on। इसी के साथ साथ ये जो सीरीज़ है, ये जो सीक्वेंस बनाई है, ये सीक्वेंस इन दोनों सीक्वेंस के बीच 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस भी होगी, क्योंकि आइसोमॉर्फिक है तो ऑब्वियस सी बात है कि 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस तो होगी। तो हमें ये स्टेटमेंट है जॉर्डन होल्डर्स थ्योरम का और हमें प्रूव करना है कि अगर हमारे पास दो कंपोजिशन सीरीज़ बनती हैं तो उनमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे और साथ में उनसे जो फैक्टर्स ग्रुप बनेंगे वो आइसोमॉर्फिक होंगे। तो चलिए हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन, सो वी shall prove this theorem by mathematical induction। सो मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो हम ग्रुप के ऑर्डर पर यूज़ करेंगे। तो लेट ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू n। ठीक, तो इसी में हम एक केस ले लेते हैं, केस फर्स्ट, कि इफ़ n इक्वल टू 1, जब G का ऑर्डर 1 है दैट मीन्स G शुड बी आइडेंटिटी ग्रुप, और जब G आइडेंटिटी ग्रुप है तो यहाँ पर कोई और नॉर्मल सब ग्रुप तो है ही नहीं, दैट मीन्स जो हमारी थ्योरम है वो ट्रिवियल है। तो थ्योरम इज ट्रिवियल, दैट मीन्स इट इज़ ऑब्वियसली ट्रू। तो n इक्वल टू 1 के लिए हमें कुछ करना नहीं है, हमारी थ्योरम ऑलरेडी ट्रू है। इसी में हम लोग लेते हैं केस सेकेंड,
केस सेकेंड में हम लेते हैं कि इफ n इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि n इक्वल टू 1 के लिए तो ये थ्योरम ट्रू है, तो हमने ले लिया कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और साथ में लिया है हमने कि थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स whose order is less than order of G। तो n इज ग्रेटर देन 1, और इसी के साथ साथ हमने ये भी ले लिया कि जो थ्योरम है वो उन सभी ग्रुप्स के लिए ट्रू है जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से लेस है, क्योंकि हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो थ्योरम है वो ग्रुप के ऑर्डर के लिए भी ट्रू होगी, तो उसके लिए हमने ये असम्पशन ले लिए। अब केस फर्स्ट में हमने एक और सब केस लिया, सब केस फर्स्ट, इफ G इज सिंपल, इफ G इज सिंपल, अगर G सिंपल है तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो अगर G सिंपल है तो इसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा, और सब ग्रुप नहीं होगा तो हमारे पास सिर्फ दो ही सब ग्रुप बचते हैं, एक तो खुद G हमारा ग्रुप और साथ में आइडेंटिटी ग्रुप। तो इनके हमारी सिर्फ एक ही कंपोजिशन सीरीज बनेगी G और I से, और जब एक ही कंपोजिशन सीरीज बन रही है तो हमें थ्योरम को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी थ्योरम अगेन क्या है, ट्रिवियल। सो व्हेन इफ G इज सिंपल देन थ्योरम इज ट्रिवियल। अब हम इसी में सब केस सेकेंड लेते हैं, इफ G इज नॉट सिंपल, G इज नॉट सिंपल, तो G सिंपल नहीं है तो इसके नॉर्मल प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, तो उन्हीं से हमने इसकी कंपोजिशन सीरीज बना ली, वही कंपोजिशन सीरीज जो कि स्टेटमेंट में दी गई है, G H0 H1 अप टू HR which is identity group first, and second one is G equal to K0 K1 K2 up to KS इक्वल टू आइडेंटिटी ग्रुप, और थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें प्रूफ करना है कि R इक्वल टू S, और जो भी वेक्टर ग्रुप बनेंगे इस कंपोजिशन सीरीज से वो आइसोमॉर्फिक होंगे। तो इसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग एक और एजम्पशन लेते हैं, यहाँ पे दो केस हमारे पास बनते हैं कि इफ़ H1 इज इक्वल्स टू K1, दैट मीन्स अगर H1 K1 के इक्वल है, ये दोनों नॉर्मल सब ग्रुप जो है वो इक्वल है, तो इस केस में G अपॉन H1 G अपॉन K1 के इक्वल होगा, G अपॉन H1 G अपॉन K1 के इक्वल होगा। G अपॉन H1 हमने क्यों बनाया, क्योंकि H1 हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है तो हम क्वेश्चन ग्रुप बना सकते हैं। ऐसे ही K1 इज नॉर्मल इन G, देन वी कैन फॉर्म G अपॉन K1 एंड G अपॉन H1 इज इक्वल टू G अपॉन K1। तो हमारी थ्योरम में हमें यही दिखाना था कि R इक्वल टू S यहाँ पर है, दोनों की वैल्यू 1 है सफिक्स में, और जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन ग्रुप होंगे वो आइसोमॉर्फिक होंगे। तो आइसोमॉर्फिक यहाँ पे अगर आप ये भी साइन लगा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इक्वलिटी हो चाहे आप ऐसे लगा दें, दोनों ही सेम है। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों इक्वल हैं दैट मीन्स दे आर आइसोमॉर्फिक, सो G अपॉन H1 इक्वल टू G अपॉन K1। ये किस केस में है, जब H1 इक्वल टू K1 है। तो इसी केस में हम आगे प्रोसीड करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ से G को रिमूव कर देते हैं, G को रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो बनेगी H1 H2 अप टू HR, एंड द सेकेंड वन इज K1 K2 अप टू KS। अब यहाँ पे पहले जो सीरीज थी वो G के लिए थी, ये दोनों कंपोजिशन सीरीज G के लिए है। यहाँ पर ये जो दोनों कंपोजिशन सीरीज है ये H1 के लिए है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने लिया है H1 इक्वल टू K1, तो यहाँ पर अगर हम K1 हटा करके H1 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से फर्स्ट एंड सेकेंड आर कंपोजिशन सीरीज फॉर H1। अब सिंस H1 is subset of G and K1 is subset of G, क्योंकि नॉर्मल प्रॉपर सब ग्रुप है किसके, G के, तो H1 का ऑर्डर भी G के ऑर्डर से लेस होगा और K1 का ऑर्डर भी G के ऑर्डर से लेस होगा। तो अभी अभी हमने क्या कहा था कि हमारी जो थ्योरम है वो उन सभी ग्रुप्स के लिए ट्रू है जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से लेस है, तो ये थ्योरम जो है वो H1 के लिए ट्रू होगी, दैट मीन्स R इक्वल टू S, एंड द सेकेंड इज H1 अपॉन H2 H2 अपॉन H3 अप टू
HR minus 1 upon HR are isomorphic to H1 upon K2, K2 upon K3 up to KS minus 1 upon KS, या फिर आप लिख सकते हैं KR minus 1 upon KR। तो ये हमारे लिए कब आया, जब हमने H1 इक्वल टू K1 लिया। अब हम सेकेंड केस लेते हैं कि जब H1 K1 के इक्वल नहीं होगा। तो हमारा सेकेंड केस हम लोग लेते हैं when H1 is not equal to K1। सो यहाँ पर हम एक और ग्रुप कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं विच इज़ इंटरसेक्शन ऑफ H1 एंड K1। अब क्योंकि H1 और K1 दोनों नॉर्मल हैं तो D शुड बी नॉर्मल। D इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G एज वेल एज H1 एंड K1, क्योंकि यहाँ पर D इज सबसेट ऑफ H1 and D is subset of K1 also. So D is normal subgroup of G as well as H1 and K1। G का इसलिए है क्योंकि H1 and K1 are also subset of G। तो हमने एक नॉर्मल सबग्रुप यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लिया जो कि H1 और K1 का इंटरसेक्शन है। अब नाउ since H1 and K1 are normal, then H1 K1 is also normal। H1 K1 is normal subgroup of G which contains H1 as well as K1। क्योंकि H1 K1 जो है वो H1 और K1 के ही प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर H1 K1 में H1 भी होगा और K1 भी होगा। तो यहाँ से हमारे पास हमने एक थ्योरम पढ़ी है कंपोजिशन मैक्सिमल ग्रुप्स में कि अगर H1 and K1 are distinct maximal groups of G, then H1 K1 is equals to G। ये एक थ्योरम है मैक्सिमल सब ग्रुप की। और H1 K1 हमारे पास हमने क्योंकि कंपोजिशन सीरीज बनाई है तो उसमें वो मैक्सिमल भी है, तो H1 K1 आर डिस्टिंक्ट मैक्सिमल सब ग्रुप्स ऑफ G। तो यहाँ से अगर ये G के मैक्सिमल सब ग्रुप हैं तो H1 K1 इक्वल टू G। सो बाय थर्ड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म का थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास ये सब कुछ है कि H1 K1 नॉर्मल है और आपने साथ में एक सब ग्रुप एक नॉर्मल सब ग्रुप कंस्ट्रक्ट किया है H1 इंटरसेक्शन K का, और साथ ही में H1 K1 इज इक्वल्स टू G, देन उस केस में G अपॉन H1 शुड बी आइसोमॉर्फिक टू K अपॉन D एंड G अपॉन K1 इज आइसोमॉर्फिक टू H1 अपॉन D। तो ये हमारे पास 2, 3 and 4, तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। G अपॉन H1 इज आइसोमॉर्फिक टू K1 अपॉन D एंड G अपॉन K1 इज आइसोमॉर्फिक टू H1 अपॉन D। और यहाँ से K1 अपॉन D एंड H1 अपॉन D आर सिंपल। Why? Because K1 upon D and H1 upon D are simple, because G upon H1 and G upon K1 are simple from composition सीरीज में हमारे पास जो सेकेंड एक्सियोम होता है कंपोजिशन सीरीज का वो यही होता है कि उस सीरीज में जो ऐसे एलिमेंट होते हैं G अपॉन हमारे जो फैक्टर ग्रुप्स होते हैं G अपॉन H1 और G अपॉन K1 जितने भी फैक्टर ग्रुप्स बनते हैं वो सब के सब क्या होते हैं सिंपल होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर G अपॉन H1 इज सिंपल, G अपॉन K1 इज सिंपल, जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स हैं दे आर ऑल्सो सिंपल। तो K1 अपॉन D इज सिंपल एंड H1 अपॉन D इज सिंपल। सो अब यहाँ से K1 upon D is simple, H1 upon D is simple, that means D is maximal group. D is maximal in K1 as well as H1.
सो अगर ये मैक्सिमल है तो हमने क्या किया कि डी के लिए एक नई कंपोजिशन सीरीज बना दी. सो कंपोजिशन सीरीज फॉर D1, D2 अप टू dt which is again a identity group. अब यहाँ पर ये कंपोजिशन सीरीज है D की. तो इसी कंपोजिशन सीरीज में हमने दो एलिमेंट्स को और ऐड कर दिया, G और H1 को. तो उसके लिए हमने कंपोजिशन सीरीज बनाई G H1 D1 D2 अप टू dt. क्योंकि ये कंपोजिशन सीरीज बना सकती है कैसे, क्योंकि फर्स्ट हमारी कंपोजिशन सीरीज की जो फर्स्ट कंडीशन होती है उसमें ये होता है कि ये चेन इस टाइप की होनी चाहिए. G contains H1, H1 contains D, D contains T1 and D2 and up to so on. क्योंकि हमने ये कंपोजिशन सीरीज बनाई है D के लिए, तो ये पार्ट इतना तो होल्ड करेगा ही, और साथ में यहाँ पर G कंटेन्स H1 क्योंकि H1 G का नॉर्मल सब ग्रुप है, और साथ में H1 कंटेन्स D क्योंकि यहाँ पर अभी हमने क्या बोला है कि D इज अ मैक्सिमल सब ग्रुप इन K1 एज वेल एज H1. तो दैट मीन्स D इज सबसेट ऑफ H1. तो हमारी फर्स्ट कंडीशन कंपोजिशन सीरीज की फुलफिल होती है. एंड द सेकेंड कंडीशन इज कि G अपॉन H1 इज सिंपल, हमने पहले ही देख लिया, एंड H1 अपॉन D इज सिंपल, ये यहाँ से हमको मिल गया था. ऐसे ही अब क्योंकि ये कंपोजिशन सीरीज बनाई है तो बाकी जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं, रेस्ट ऑफ फैक्टर ग्रुप्स हैं, वो भी क्या होंगे, सिंपल होंगे. तो हमने जो ये चेन बनाई है ये हमारे लिए कंपोजिशन सीरीज बनेगी. ऐसे ही सेकंड हम एक और कंपोजिशन सीरीज बना सकते हैं G और K1 को ऐड करके. तो G और K1 को हमने ऐड कर दिया तो हमारी दूसरी नई कंपोजिशन सीरीज बन गई, और यहाँ से हमें दो कंपोजिशन सीरीज मिल गई. किसकी, G की. तो दिस इज कंपोजिशन सीरीज फॉर G एंड दिस इज ऑल्सो कंपोजिशन सीरीज फॉर G. और फर्स्ट में हमने G के लिए ऑलरेडी एक और कंपोजिशन सीरीज बनाई थी, वो क्या थी, G H1 H2 up to HR, and the second is G K1 K2 up to KS. तो क्योंकि हमने इन्हीं कंपोजिशन सीरीज से ये कंपोजिशन सीरीज फॉर्म की है, दैट मीन्स हमारे पास 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस तो हो ही गया, क्योंकि दिस सीरीज इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट सीरीज एंड दिस सीरीज इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस सीरीज. तो यहाँ पर ये जो सीरीज है ये क्या होंगी, आइसोमॉर्फिक होंगी. तो इनके जो फैक्टर्स ग्रुप होंगे वो भी आइसोमॉर्फिक होंगे. तो यहाँ पर G अपॉन H1 एंड H1 अपॉन D, D अपॉन D1 अप टू dt माइनस 1 अपॉन dt, एंड द सेकेंड G अपॉन K1, K1 अपॉन D एंड D अपॉन D1 अप टू dt माइनस 1 अपॉन dt. तो ये दोनों की दोनों आइसोमॉर्फिक होंगी और साथ में क्या है, T इक्वल है. तो ये सीरीज जो हमारी सीरीज़ है जो हमने D की हेल्प से G के लिए बनाई थी, वो कॉरस्पॉन्डिंग होगी हमारी फर्स्ट सीरीज़ की जो हमने कंस्ट्रक्ट की थी, एंड द सेकेंड इज आइसोमॉर्फिक टू द सेकेंड वन. तो जो सारी कंडीशन इसके लिए होंगी वो हमारी जो हमने पहले कंपोजिशन सीरीज कंस्ट्रक्ट की थी उनके लिए भी ये थ्योरम वैसे ही ट्रू होगी. तो आई होप आप लोगों को ये थ्योरम क्लियर हुई होगी. अगर नहीं हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी. थैंक यू सो मच.